नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। हम चैप्टर कर रहे हैं इन्वेस्टर्स शुड नो अबाउट स्टॉक एंड शेयर्स। ऑलरेडी इसमें 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जहां पर हमने इन्वेस्टर क्या है समझे, इन्वेस्टर का बिहेवियर क्या है समझे, मार्केट का बिहेवियर क्या है हमने समझा, और मार्केट में इन्वेस्टर और ट्रेडर में के बीच में डिफरेंस क्या है ये जाना, और मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पार्टिसिपेशन करते हैं उनके बारे में भी हमने बहुत कुछ जाना। तो ऑलरेडी हमें एक एटीट्यूड डेवलप हो चुका होगा जितना भी मैंने कुछ पढ़ाया। अभी हम जानेंगे स्टॉक्स क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं। इसको जानने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो स्टॉक्स क्या है? स्टॉक्स एक्चुअली शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी के शेयर्स होते हैं। आप जब कभी भी एक कंपनी की हिस्सेदारी खरीदते हो, आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है। आपके पेमेंट के बदले में वो कंपनी का हिस्सेदारी मिलती है, और वो कंपनी जितना भी पैसा कमाती है उसके हिस्सेदारी आपने जितना खरीदा है उसके हिसाब से आपका जितना इनकम है वो इनकम में से कुछ आपको शेयर करते हैं, वो डिविडेंड के थ्रू आपको देते हैं। और बाकी कंपनी री इन्वेस्टमेंट करती है अपने कंपनी में और आगे बढ़ती है, मतलब ग्रोथ बनाती है। तो जनरली स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इनकम को देख के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर कंपनी के आने वाले समय में जो होने वाले ग्रोथ पोटेंशियल देख के भी वो शेयर्स खरीद सकते हैं। तो शेयर खरीदने में फ़ायदा क्या है? जनरली ये वर्चुअल चीज़ है तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है बिगनर्स को, तो इसलिए मैं एक रियल को समझ में आएगा एग्जांपल ले रहा हूँ रियल एस्टेट की। तो एक बड़ा सा जगह है, लेट सपोज 1000 स्क्वायर फीट की एक जगह है, आपने 100 स्क्वायर फुट बार्गेन करके खरीदना है। तो आप जितना कम पैसे में वो जगह को खरीदेंगे उतना आप फायदेमंद रहेंगे। तो आपने अभी जगह खरीद ली है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा जगह का प्राइस उतना बढ़ता जाएगा, तो वैल्यू क्रिएशन होता जाएगा। लेकिन उसका प्राइस डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? बायर और सेलर। लोगों को अगर लगे कि नहीं वो जगह का रेट कम है, तो जितना भी टाइम चला क्यों ना जाए उस जगह का रेट बढ़ता नहीं है। हालांकि इंडिया में ऐसा होता नहीं है, जो रियल एस्टेट में हमेशा बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिला है, लेकिन ऐसे भी कुछ रियल एस्टेट जगह हैं जो गिरते हैं। लेट सपोज आपने कुछ जगह खरीदी थी और आपको एक न्यूज़ था कि वहाँ पे हाईवे जाने वाला है, या फिर एयरपोर्ट बनने वाला है, या फिर रेलवे स्टेशन बनने वाला है, और आने वाले समय में आपने देखा कि वो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, गवर्नमेंट नहीं बना रही है, तो जो एक्सपेक्टेशन से ग्रोथ होना चाहिए वो बढ़ता नहीं है, जितना का उतना प्राइस रह जाता है। या फिर आपने कोई अच्छी सी जगह खरीदी है लेकिन वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम हो गया और पानी नहीं जा पा रहा है और मिल नहीं पा रहा है, तो वो भी जगह रेट नहीं बढ़ेगी। वैसे ही आप जब बिजनेस की हिस्सेदारी खरीद रहे हो, तो बिजनेस ग्रोथ ना होने के बहुत सारी वजह हैं, और बिजनेस हो ग्रोथ होने के चांसेस भी हैं। तो वो चांसेस के हिसाब से बिजनेस जितना बढ़ता जाएगा उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो आपकी हिस्सेदारी का वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो लोगों के साथ स्टॉक मार्केट में बार्गेन करके वही हिस्सेदारी को खरीदने के लिए उतार चढ़ाव स्टॉक मार्केट में लगा रहता है। आगे चलिए, धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे हमको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अभी बात करेंगे स्टॉक कितने टाइप के होते हैं। जनरली आप अगर बात करें स्टॉक्स की, शेयर्स की, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉमन शेयर्स और एक होता है प्रेफर्ड शेयर्स। कॉमन शेयर्स वो होता है जो आपने हिस्सेदारी खरीदी और कंपनी अगर डूब जा रही है तो आपका पैसा डूब जा रहा है, कंपनी अगर बढ़ रहा है तो आपको पैसा मिलते जा रहा है। तो उसके ग्रोथ के साथ आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और उसके लॉस के साथ भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन प्रिफरेड शेयर भी कॉमन शेयर्स की तरह होता है, लेकिन हल्का सा इसमें डिफरेंट होता है। कॉमन स्टॉक में कुछ ज्यादा कंपनियों का कंपनियों में जो कॉमन स्टॉक खरीदते हैं उनका थोड़ा ज्यादा अधिकार रहता है। जैसे कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स चुना जाए तो कॉमन स्टॉक्स होल्ड करने वाले वोटिंग राइट्स रहता है, तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि बोर्ड मेंबर्स कौन कौन रहे, बोर्ड मेंबर का चेयरमैन किसको बनाया जाए, डायरेक्टर किसको बनाया जाए, ये मेल के थ्रू आप वोट कर सकते हो। लेकिन प्रिफरेड स्टॉक्स में आपका वोटिंग राइट्स नहीं रहता।
प्रिफरेड स्टॉक्स कॉमन शेयर्स और बॉन्ड के बीच का हिस्सा है। बॉन्ड्स में क्या होता है, कंपनी जब पैसे उठाना चाहती है बाहर से, तो वो क्या करती है, बॉन्ड्स इशू करती है जनरल इंटरेस्ट रेट से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पे करके। तो लोग इंटरेस्टेड होके वो बॉन्ड्स खरीदते हैं, उसके अगेंस्ट में उनको इंटरेस्ट पे करते रहते हैं कंपनी, और उसका एक मैच्योरिटी डेट भी रहता है, और उस मैच्योरिटी डेट में उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटा देता है। तो जनरली जब बैंक से पैसा ना उठाना चाहे, लोगों से पैसा उठाना चाहते हैं लोग, तो लेंडिंग के थ्रू, बॉन्ड के थ्रू उठा सकते हैं। तो बॉन्ड के थ्रू पैसे उठाने का क्या फायदा है, आपको पैसा लोगों से उठाते हैं लेकिन कंपनी का हिस्सेदारी उनको बेचना नहीं पड़ता। लेकिन कॉमन स्टॉक में जब पैसा लोगों से लिया जाता है तो सामने से कंपनी को अपना हिस्सेदारी भी बेचना पड़ता है, उसे इक्विटी कहते हैं। प्रिफरेड स्टॉक में हिस्सेदारी आप खरीदते हो लेकिन आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता। आप एक तरह के बॉन्ड्स खरीदने जैसा रहता है, लेकिन ये सिक्योर नहीं रहता, ये अप एंड डाउन होता है कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से। लेकिन इसके कुछ अलग फायदे हैं, जिसलिए प्रिफरेड स्टॉक का भी चुनाव कुछ लोग करते हैं। तो कॉमन स्टॉक तो हमें पता है, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट में, हम शेयर्स खरीदते हैं, तो इसका मतलब पता है कि हम जब कंपनी का हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, कंपनी डूबेगा तो हमारा पैसा डूबेगा, कंपनी अगर बढ़ता जाएगा तो हमारा पैसा मल्टीप्लाई होता जाएगा। लेकिन प्रिफरेड स्टॉक को जानने के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। प्रिफरेड स्टॉक्स वो भी कुछ टाइप्स के होते हैं। अगर उनके टाइप के बारे में हमें पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा ये चीज क्या है, और हम पूरा क्लियर हो पाएंगे। कन्वर्टेबल प्रिफरेड स्टॉक्स ये क्या होते हैं, ये आप कॉमन स्टॉक की तरह ही प्रिफरेड स्टॉक खरीदते हो, लेकिन आप जब चाहो इसे कॉमन स्टॉक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब इसे एज ए प्रिफरेड स्टॉक भी आप यूज कर सकते हो और कॉमन स्टॉक में भी यूज कर सकते हो। तो जनरली लोग ऐसा शेयर्स तभी खरीदते हैं जब कभी कंपनी से डिविडेंड इनकम बहुत अच्छा आता हो, तभी प्रिफरेड स्टॉक्स खरीदते हैं। प्रिफरेड स्टॉक्स में डिविडेंड जो शेयर किया जाता है, पहले प्रिफरेड स्टॉक लोगों को दिया जाता है, उसके बाद कॉमन स्टॉक की बारी आती है। तो इसलिए आप इनकम, एक इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो प्रिफरेड स्टॉक्स में, कन्वर्टेबल प्रिफरेड स्टॉक्स में। लेकिन जब कभी अगर आपको चाहते हो कि नहीं, कॉमन स्टॉक्स में बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा क्योंकि कंपनी ग्रोइंग कंडीशन में है और वो डिविडेंड इनकम नहीं दे रही है, और बार बार जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो आप उसे कॉमन स्टॉक में भी कन्वर्ट करके सेल कर सकते हो या फिर होल्ड कर सकते हो। तो समझ में आ गया होगा कि कन्वर्टेबल प्रिफरेड स्टॉक होते ये हैं कि आप कन्वर्ट कर सके कॉमन स्टॉक में और प्रिफरेड स्टॉक्स में। सेकंड में आया क्यूमुलेटिव प्रिफरेड स्टॉक्स। क्यूमुलेटिव प्रिफरेड स्टॉक्स ये क्या होता है, आपको हिस्सेदारी तो देती है कंपनी में, वो हमेशा प्रायोरिटी रहता है डिविडेंड इनकम के लिए। इसमें डिविडेंड इनकम पूरा प्रायोरिटी दिया जाता है प्रिफरेड स्टॉक को। तो जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग की बात आए तो प्रिफरेड स्टॉक को पहला हिस्सेदारी दिया जाता है। तो प्रिफरेड स्टॉक्स में ये एक टाइप का होता है क्यूमुलेटिव प्रिफरेड स्टॉक। क्यूमुलेटिव प्रिफरेड स्टॉक्स वही लोग करते हैं जिनका इनकम के लिए स्टॉक्स खरीद रहे हैं। तो एक इसमें सुविधा ये है कि आप प्रिफरेड स्टॉक होल्ड कर रहे हो तो वोटिंग राइट्स नहीं है, लेकिन आप डिविडेंड इनकम आपको मिलता जाएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो क्यूमुलेटिव प्रिफरेड स्टॉक है वो कन्वर्टेबल भी हो सकता है, और जो कन्वर्टेबल प्रिफरेड स्टॉक है उसमें क्यूमुलेटिव के भी जो गुण है वो हो सकता है। ये आपको अलग अलग टाइप्स अवेलेबल है, लेकिन एक प्रिफरेड स्टॉक सारे टाइप्स के भी मिलके एक प्रिफरेड स्टॉक भी बन सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव प्रिफरेड स्टॉक्स लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि इसमें इनकम पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, और अगर क्यूमुलेटिव प्रिफरेड स्टॉक है और वो भी कन्वर्टेबल है तो सोने पे सुहागा। ऐसे स्टॉक को खरीदने के लिए लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, अभी जानते हैं प्रिफरेंशियल प्रिफरेड स्टॉक्स। ये आपको एक फिक्स्ड डिविडेंड इनकम प्रोवाइड करते हैं। इसमें फिक्स रहता है कि आपको इतना डिविडेंड दिया जाएगा ही जाएगा, इनकम चाहे कितना भी हो। तो आपको इसमें एक डिविडेंड इनकम का एक फिक्स्ड रिटर्न रहता है। तो जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हो वैसे ये कंपनी के प्रिफरेड स्टॉक्स भी खरीद सकते हो,
अगर ग्रोथ कंपनी है और प्रेफरेड स्टॉक प्रेफरेंशियल है तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो आपके प्रेफरेड स्टॉक के प्राइस भी बढ़ेंगे और उसके साथ भी आपको फिक्स डिविडेंड मिलता जाएगा। तो कुछ कैटेगरी लोग हैं जो प्रेफरेड स्टॉक को खरीदना पसंद करते हैं। इसमें डिविडेंड थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है और सबसे पहले इन्हीं को दिया जाता है, क्योंकि इसमें कंपनी आपको हिस्सेदारी तो दे रही है लेकिन कुछ राइट्स आपका काट दे रहे हैं, जैसे वोटिंग राइट्स। तो प्रेफरेड स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जनरली जो लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं वो प्रेफरेड स्टॉक खरीदने के लिए पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें डिविडेंड इनकम बहुत अच्छा आता है। तो रिटायरमेंट मनी डालने से इसमें बहुत अच्छा डिविडेंड इनकम आप पा सकते हो। तो देखिए, मैंने जैसे बताया कि कुछ प्रेफरेड स्टॉक्स होते हैं जिसमें आपके सारे गुण रहते हैं। तो हो सकता है ऐसा कोई प्रेफरेड स्टॉक हो जिसमें आप कन्वर्टेबल भी कर सको और प्रेफरेंशियल भी हो और क्यूमुलेटिव भी हो। समझ में आ रहा है? तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गया होगा कॉमन स्टॉक और प्रेफरेड स्टॉक क्या है। सिंपल सी बात है, हम क्यों खरीदे कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक में हमको वोटिंग राइट्स रहते हैं, सारे राइट्स रहते हैं, लेकिन डिविडेंड और ग्रोथ का कुछ आ, मतलब क्लैरिटी नहीं रहता। वो डिपेंड करता है कंपनी की ग्रोथ के ऊपर। प्रेफरेंशियल शेयर्स में भी वही है, आप जो भी शेयर्स खरीदते हो इसका भी कंपनी की ग्रोथ के ऊपर गारंटी नहीं रहता, लेकिन इसमें डिविडेंड इनकम हमेशा क्लियर रहता है। तो ज़्यादातर ओल्ड एज लोग प्रेफरेड स्टॉक खरीदने के लिए पसंद करते हैं। अभी जानते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक्स के भी कुछ टाइप होते हैं, क्या क्या होते हैं हम पता करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉमन स्टॉक कितने टाइप के हो सकते हैं। तो अगर जनरली बात करूं तो कंपनी एक ब्लू चिप कॉमन स्टॉक होता है। ब्लू चिप क्या है, ये बहुत सारे सवाल करते हैं सामने से लोग। ब्लू चिप ये लार्ज मार्केट कैप्स साइज के होते हैं, ये जाइंट कंपनियां होती हैं, इनके डूबने का चांसेस बहुत कम होती है। गवर्नमेंट इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी लोगों को कहती है। तो इस स्टॉक्स में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, आप समझ लीजिए आपका पैसा बैंक से भी ज़्यादा सुरक्षित है यहाँ पे। अगर ब्लू चिप शेयर्स डूब रहे हैं तो समझ लीजिए आपके बैंक के पैसे भी नहीं मिलने वाले फिक्स डिपॉजिट के, क्योंकि बैंक के सारे जो लोन्स देते हैं बड़े बड़े कंपनियों को देते हैं। अगर वो कंपनियां ही डिफॉल्ट हो जाए तो बैंक आपको कहाँ से पैसा देंगे। तो ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट बहुत ही सेफ होता है वैल्यूएशन के हिसाब से। और शेयर प्राइस में बता दूं, शेयर प्राइस में वॉलेटिलिटी देखा जा सकता है। कभी कभी कंपनी का अच्छा वैल्यूएशन हो लेकिन लोग अगर डरे हुए होते हैं तो वो शेयर प्राइस आपको गिरा हुआ मिल सकता है। ऐसे समय में आपको होल्ड करना है, लोगों का बर्ताव जैसे बदल जाए, इसका प्राइस बढ़े तभी सेल करना है। देखिए, शेयर का प्राइस गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का वैल्यूएशन गिर रहा है। ये समझिए, कंपनी का वैल्यूएशन और शेयर प्राइस ये दो अलग अलग चीजें हैं। कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो लोग डिसाइड करते हैं, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स टू वो कंपनी और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन उसके मैनेजमेंट क्रिएट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ा के कंपनी की ग्रोथ बना के। इनकम स्टॉक्स वो होते हैं जिसमें अच्छा खासा डिविडेंड मिलता हो। लोग बड़ा अमाउंट डाल के अच्छा डिविडेंड कमाने के लिए इनकम स्टॉक खरीदते हैं। इसका बहुत ही सुंदर एग्जांपल है आपके पीएसयू कंपनीज, और उसमें से आपको अगर गिन चुन के बता दूं तो कोल इंडिया एक डिविडेंड डार्लिंग शेयर है, इसमें बहुत ही अच्छा डिविडेंड मिलता है। और हिंद जिंक ये भी एक डिविडेंड शेयर है। तो अगर डिविडेंड टॉप डिविडेंड इनकम शेयर्स अगर लिस्ट मार दे गूगल में, आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो एफडी से भी ज्यादा डिविडेंड देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक क्या होता है? जो कंपनियां अभी के परिस्थिति में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं और आगे जाके बहुत बढ़ जाएंगे। अभी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, उस वो इस कंपनियों के लिए बहुत ही अनुकूल है। तो ऐसे कंपनियां बहुत स्पीड से बढ़ते हैं क्योंकि उनका वैल्यूएशन भी बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे स्टॉक को हम ग्रोथ स्टॉक बोलते हैं। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनका भी एक सैचुरेशन लेवल रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जिट कब करना। ओके,
वैल्यू स्टॉक्स जनरली ये कॉमन स्टॉक भी होते हैं, जैसे इनकम स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक और ब्लू चिप स्टॉक, ये सब भी वैल्यू स्टॉक हो सकते हैं अगर ये स्टॉक्स आपको अंडर वैल्यू मिले। मतलब 1 रुपए का चीज अगर आपको 40 पैसे में मिल रहा है तो वो एक वैल्यू स्टॉक हो सकता है। तो ये एक पेनी स्टॉक भी हो सकता है, ये ग्रोथ स्टॉक भी हो सकता है, ये इनकम स्टॉक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर अंडर वैल्यू चल रहा है, अंडर वैल्यू मतलब आप वैल्यूएशन निकालेंगे कैश फ्लो के हिसाब से या फिर डिविडेंड इनकम के हिसाब से, इसका आने वाले समय में कितना बड़ा वैल्यूएशन होने वाला है उसके हिसाब से आज के शेयर प्राइस कितना वैल्यूएशन चल रहा है, तब जाके आप एक वैल्यू स्टॉक ढूंढ पाएंगे। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा स्टाइल है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में पैसा बना जा सकता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा ये तो जनरल स्टॉक्स हो गए। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ और डिफरेंट स्टॉक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे साइक्लिक स्टॉक। साइक्लिक स्टॉक्स क्या होते हैं? कुछ कंपनियां होती हैं जो साइक्लिक होती हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं साइक्लिक होते हैं, मतलब 3 साल चलते हैं और 2 साल रुक जाते हैं, फिर 3 साल चलते हैं और 2 साल रुक जाते हैं। कुछ कुछ सेक्टर भी ऐसे होते हैं, जैसे मार्केट में बुल रन आया तो बहुत अच्छा दौड़ते हैं और मार्केट जैसे ही धीमा पड़ता है ये 4-5 सालों के लिए बैठ जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक को हम बोलते हैं साइक्लिक स्टॉक। तो साइक्लिक स्टॉक डिपेंड करता है वैल्यूएशन के हिसाब से, स्टॉक प्राइस के हिसाब से। कुछ कुछ शेयर प्राइस हैं बहुत सालों तक एक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड होता जाएगा, फिर एक टाइम आएगा बहुत जोर से पिक करेगा, फिर और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में और कुछ साल वो बिताएगा, तो इसको हम साइक्लिक स्टॉक बोल सकते हैं। और कुछ साइक्लिक बिजनेस भी होते हैं, उनका जो अनुकूल परिस्थिति आए तो 4-5 सालों में ऐसा एक अनुकूल परिस्थिति आता है तो वो कंपनियां बहुत जोर से भागती है। अगर सेक्टर के बारे में बात करें, सेक्टर सब भी साइक्लिक होते हैं, बहुत सालों के बाद वो भी उनका समय आता है, मतलब एवरी डॉग हैज ए डे, वो टाइप का ये स्टॉक्स होते हैं। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करके आप अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आप रख सके कि कौन सा स्टॉक कब परफॉर्म कर रहा है तो आप इसमें भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा डिफेंसिव स्टॉक। डिफेंसिव स्टॉक्स वो है जिसके स्टॉक प्राइसेस उतना वॉलेटाइल नहीं रहते लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अच्छा रहता है। तो जनरली कोई बंदा अगर उसकी बहन की शादी है या फिर वो कम समय के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्टॉक मार्केट में, उसे ग्रोथ नहीं चाहिए, उसको सेफ्टी चाहिए स्टॉक मार्केट में, तो हम उसे डिफेंसिव स्टॉक्स देते हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स ज़्यादातर ब्लू चिप कंपनीज होते हैं, ज़्यादातर पीएसयू कंपनीज होते हैं, या फिर प्राइवेट कंपनियां जो बड़े लार्ज कैप साइज की हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं लेकिन मार्केट गिरने पर ज्यादा नहीं टूटते, उसको हम बोलते हैं डिफेंसिव स्टॉक। तो ज्यादातर डिफेंसिव स्टॉक में जो कम समय में इन्वेस्टमेंट, कम समय के लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डिफेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। या फिर बूढ़े लोग जो ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते और वॉलेटिलिटी झेल नहीं पाते, वैसे लोगों को हम डिफेंसिव स्टॉक सजेस्ट करते हैं। स्पेकुलेटिव स्टॉक ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटिल होते हैं, इसमें ट्रेडर्स बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का लोगों का कोई भी इरादा नहीं होता। ये आज देखेंगे 5-10 रुपए है, अगले महीने देखेंगे 15-20 रुपए हो गया होगा, या फिर 200 रुपए का शेयर 1000 रुपए हो जा रहा है, फिर से आके 300 रुपए हो जा रहा है। तो ऐसे शेयर्स बहुत ही उतार चढ़ाव भरे रहते हैं, लेकिन हो सकता है ये कंपनियां बहुत ही स्टेबल हो या फिर हो सकता है ये कंपनियां बहुत ही अनस्टेबल हो, लेकिन शेयर प्राइस कंपनियों के वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं चलते, लोगों के ग्रेड एंड फियर के हिसाब से चलते हैं। तो स्पेकुलेटिव स्टॉक में लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। आज कुछ दिनों के लिए अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया एक स्पेकुलेटिव स्टॉक है, उससे पहले यूनिटेक एक अच्छा स्पेकुलेटिव स्टॉक था। सुजलन, ज्यादातर छोटे छोटे शेयर्स या फिर कुछ बड़े स्टॉक भी होते हैं जिसमें लोग स्पेकुलेट करके कुछ पैसा निकालना चाहते हैं, तो ऐसा कंपनियां नहीं इशू करते स्पेकुलेटिव शेयर्स। लोगों का बर्ताव वो शेयर के प्रति ऐसा रहता है, वो स्पेकुलेटिव हो जाते हैं और वॉलेटिलिटी उसमें बढ़ जाती है। पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स वो होते हैं जो नए बिगिनर इन्वेस्टर को या ट्रेडर को अट्रैक्ट करते हैं। वो देखते हैं कंपनी का साइज बहुत बड़ा है लेकिन शेयर प्राइस बहुत कम है। कंपनी का वैल्यूएशन आपको अगर पता हो तो पता चल पाएगा कि पेनी स्टॉक भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वो प्राइस में छोटे होते हैं लेकिन वैल्यूएशन में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आप अगर कंपनी के अर्निंग्स के हिसाब से इसको देखें तो ये पेनी स्टॉक्स भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन कम पैसे के होने के कारण स्पेकुलेटिव
इसको पसंद करते हैं, इसमें ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो आप 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के अंदर जो शेयर्स देख रहे हैं उसे बोलते हैं पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स इसीलिए लोगों के लिए लोग अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं, और कुछ रुपए या कुछ पैसे बढ़ जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के निकल सकें। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये लोगों का बिहेवियर के कारण बहुत वोलाटाइल होता है, और कम पैसे के होने के कारण लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है। इसके बाद हम जानेंगे फॉरेन स्टॉक्स। कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट किए हुए थे और धीरे धीरे इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट कैप बना चुके हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं। तो आप इन सब स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि फॉरेन जितने भी कंपनियां आते हैं इंडिया में बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट के थ्रू बहुत ही अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाते हैं। आप नेस्ले इंडिया को देख लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर को देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स हम पता चल गया और जनरल कैटेगरी भी हमको पता चल गया। अब जानते हैं मार्केट कैप के हिसाब से कॉमन स्टॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं। मार्केट कैप क्या होता है? कंपनी बाहर जितना शेयर्स इशू की है, अब शेयर प्राइस कितना चल रहा है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दे तो मार्केट कैप बन जाता है। मतलब मैंने 10 शेयर बाहर छोड़े हैं, एक एक शेयर का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है, और 10 शेयर मैंने मार्केट में छोड़े हैं। तो टोटल कितने पैसा मैंने मार्केट से लिया है, कितना पैसे का वैल्यूएशन बन जा रहा है, 1000 रुपए। तो 1000 रुपीज का मेरा कंपनी का वैल्यूएशन है। मार्केट कैप के हिसाब से लोग डिसाइड कर रहे हैं, लोग उतना पैसा देने के लिए रेडी हैं। तो मार्केट कैपिटलेशन के हिसाब से अगर मैं स्टॉक्स चुनूं तो क्या कितने टाइप के स्टॉक्स होते हैं? एक होता है लार्ज कैप, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, लार्ज कैप कंपनियां। तो पहले क्या था, सेबी का रूल था कि उसकी कंपनी का साइज के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किया जाता था। लेकिन अभी भी कुछ वैसी ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने। उन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 1 to n नंबर तक सजा दिया। टॉप 100 कंपनीज को वो लार्ज कैप कंपनियां बोले। तो जनरली पहले कहा जाता है था तो 40,000 करोड़ से ऊपर जो कंपनियां हैं वो लार्ज कैप है। तो आप अगर वो 100 कंपनियां देखोगे ऊपर के, तो सारे 40,000 करोड़ से ज्यादा ही बड़े कंपनियां हैं। उसके बाद मिड कैप शेयर्स। मिड कैप शेयर्स क्या है? मिड कैप शेयर्स 100 से 250 तक जितने कंपनियां हैं वो लिस्ट में, उसको बोलते हैं मिड कैप। तो जनरली पहले क्या था, 5,000 करोड़ से ज्यादा और 40,000 करोड़ से कम, इस बॉकेट के अंदर जितने भी शेयर्स आते थे, जितने भी कंपनियां आते थे, उनको मिड कैप शेयर्स बोले जाते थे। उसके बाद आता है आपका स्मॉल कैप। स्मॉल कैप क्या है? आपको 5,000 करोड़ से नीचे, या फिर 250 कम, 250 जो लिस्ट था, 250 के बाद वाले सारे कंपनी, उनको हम स्मॉल कैप बोल सकते हैं। उसके बाद 500 के बाद आप माइक्रो कैप्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही छोटा होता है, 500 करोड़ से छोटा। तो ऐसा इसलिए कर दिया गवर्नमेंट ने क्योंकि जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मिड कैप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती थी, तो 2-3 सालों में वो कंपनियां बहुत ही अच्छा ग्रोथ करके बड़ा कैपिटलाइजेशन बन के वो लार्ज कैप बन जाती थी। लेकिन वो अच्छे शेयर्स होने के कारण ये म्यूचुअल फंड्स उनको एग्जिट नहीं करते थे। तो ऐसा क्या होता था, म्यूचुअल फंड जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसमें से कुछ लार्ज कैप बन जाते थे, तो ऑटोमेटिक ये मल्टी कैप बन जाता था। लेकिन लोगों ने किसमें इन्वेस्टमेंट किया है? मिड कैप में। तो इन सबको अच्छे से ट्रैक करने के लिए ये असेंडिंग ऑर्डर में एक 1 to जितने भी कंपनी है पूरा लिस्ट बना दिए, उसमें से 100 कंपनियां बड़े, उसको लार्ज कैप, उससे 250 तक मिड कैप, 250 से 500 स्मॉल कैप, 500 से बाद के सब माइक्रो कैप कंपनियां कहा जाते हैं। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के साइज के हिसाब से इतने टाइप के शेयर्स होते हैं। तो देखिए पहले हमने जो पढ़ा कॉमन स्टॉक्स में पेनी स्टॉक, या फिर आपका वैल्यू स्टॉक, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा है कि ग्रोथ स्टॉक। तो वो ग्रोथ स्टॉक भी ये मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के अंदर ही आते हैं।
तो ये मार्केट कैप के उनके साइज के हिसाब से मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मैंने उनको कैटेगराइज करके देखा, और उनका जो लोगों का विश्वास के हिसाब से भी मैंने ब्लू चिप, ग्रोथ ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक ऐसे भी मैंने आपको कैटेगराइज करके देखा। तो एक पेनी स्टॉक एक लार्ज कैप भी हो सकता है और मिड कैप भी हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है। क्योंकि बड़े बड़े अगर कंपनी है, उनके अगर बहुत सारे शेयर्स बाहर हैं, तो वो पेनी कंपनी भी हो सकता है, उसका शेयर प्राइस बहुत छोटा भी हो सकता है, ऐसा कुछ मायने नहीं रखता। और एक पेनी स्टॉक एक ग्रोथ स्टॉक भी हो सकता है, और वैल्यू स्टॉक भी हो सकता है वो एक ब्लू चिप स्टॉक भी हो। आशा करता हूँ आपको थोड़ा क्लैरिटी आता होगा। अगर कहीं पे आप अटक रहे हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं आपको आंसर करूंगा। तो जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।